physical contact are called non-contact force। ठीक, समझ में आया? नॉन यस। कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की भी थ्री टाइप्स हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। अब हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स exert by a magnet or magnetic material sorry, the force exert by a magnet on magnetic material is called magnetic फोर्स। मतलब कि जो फोर्स मैग्नेट पे लगता है, मतलब जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है, जो फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सर्ट करते हैं मैग्नेट पे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट किसको किसको अट्रैक्ट करते हैं? आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को। मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, ये चीज पता है, ठीक है? तो जो फोर्स मैग्नेट लगाते हैं, म, जो फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लगाते हैं मैग्नेट पे, उनको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक मटेरियल्स जो फोर्स मैग्नेट पे लगा रहे हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ये पहला टाइप है। नेक्स्ट टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी प्लस माइनस चार्ज होता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स अर्थ लगाता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट इट कॉल्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो भी फोर्स अर्थ लगा रहा है कोई भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप्स हैं: मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीन टाइप हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, कांटेक्ट मैम, फोर्स। हाँ, मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई एग्जांपल? जैसे कि एक रबर है, रबर का बैलून है, ठीक है? वो पेपर, छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो उसको हम लोग कह सकते हैं। जहां पे भी दो अलग अलग चार्ज होंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट गेन, जैसे कि दो प्लस प्लस प्लस, व्हेन ऑब्जेक्ट्स गेन इलेक्ट्रिक चार्ज दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल। जब जब कोई भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इसका एग्जाम्पल यही है, अब रबर बैलून अट्रैक्ट्स पेपर बिट्स। किसका एग्जाम्पल? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं। अ रबर बैलून, सॉरी, रबर कह रहे हैं, अ रबर बैलून अट्रैक्ट्स पेपर हाइट्स। देखो, जब कोई भी बैलून को हम रब करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बैलून जो होता है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है? और जब हम उसको पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे ना, तो वो बैलून क्या करेगा, पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। जो छोटा, अब बड़ा सा पेपर नहीं, पेपर के छोटे छोटे बाइट्स दिखे हुए हैं ना, छोटा पेपर के पीसेस कर लो छोटे छोटे, और उसको क्या करो, बैलून को पहले खूब देर तक रब कर लो, ठीक है?
रब करने के बाद वो जो बैलून होगा वो चार्ज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस रहेंगे वो बैलून की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो यही है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि मैम, मतलब। हाँ, ये जो चार्ज आता है वो आता कहाँ से है? ये सब नाइन्थ का टॉपिक है, सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके मैम। चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है, ये सब हायर क्लास की चीज है, अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने लगेंगे फिर। मैम, हाँ। मैम अगर टेस्ट में ये क्वेश्चन आया कि फोर्स, व्हाई इज फोर इम्पोर्टेंट इन साइंस, तो एक सेकंड, क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा है। व्हाई फोर्स इम्पोर्टेंट इन साइंस, तो क्या लिखेंगे? तुम बताओ। फोर्स पढ़ा है अभी मैंने, क्या इम्पोर्टेंस लगी तुमको? बताओ, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ मैम, फोर्स कैन डिफाइन पुश और पुल। ये तो डेफिनेशन बता रही हूँ, देखो फोर्स हर एक चीज के लिए जरूरी है। फोर्स किसी की मूवमेंट, किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए जरूरी है। हमारे आसपास जो चीजें उनकी स्टेट, अब कोई भी चीज अगर मोशन में है उसको रोकना है तो उसके लिए जरूरी है। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए जरूरी है। कोई भी चीज की स्टेट चेंज करने के लिए जरूरी है। तो हम फोर्स अपने आसपास हर जगह वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह फोर्स से ही चीजें बदल रही हैं। फोर्स नहीं लगेगा तो फिर, अब हम लोगों ने एक बॉल को किक किया, ठीक है, अब बॉल और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, अगर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो बॉल तो इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, वो तो रुकेगी नहीं। तो जब जब सरफेस का जो फोर्स है बॉल को अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी तो बॉल रुक रही है ना। तो हर एक चीज फोर्स से चलती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज फोर्स इंपॉर्टेंट इन साइंस, तो ये लिख सकते हो, फोर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट एंड चेंज वी सी अराउंड अस। ठीक, लिख दें? यस। मैम, ये स्पेस में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? स्पेस में फोर्स का अप्लाई होता है। हम्म। मैम, ये स्पेस में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? स्पेस में भी फोर्स अप्लाई होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में होता है, ग्रेविटी होती है ना वो स्पेस में होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पेस में हवा नहीं है इसीलिए फोर्स भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स स्पेस में ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करता है, अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी की ही वजह से। सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी की ही वजह से। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटी की ही वजह से। तो ऐसा नहीं है कि स्पेस में हवा नहीं है तो वहां पे कोई फोर्स भी नहीं होगा। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। और सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की ही वजह से सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी की ही वजह से, सन मून को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी की ही वजह से। ठीक है। ओके मैम। हाँ।
ठीक है, तो फोर्स साइंस में क्यों जरूरी है, ये आईएमपी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म आईएमपी होता है, ठीक है। फोर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव, स्टॉप, स्पीड अप, स्पीड स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स हर चीज के लिए जरूरी है। समझ में आया? यस। हाँ, और स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक। इतना क्लियर है? यस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स अभी कहते लिख दिए तो। हाँ 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 हाँ, ठीक। विच ऑफ दीज इज क्लासिफाइड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? पूछा आपने, कॉल कर लीजिए एक बार। बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नहीं दिख रहा है, अच्छा। थोड़ा सा गर्मी के चक्कर में। विच ऑफ दीज इज क्लासिफाइड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैम थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। हाँ। ठीक है। Which type of force is required to push a heavy box across the floor? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force. हम्म effects of force तो पढ़ चुके हैं, राइट? यस यस। Balanced and unbalanced force. Balanced, when we multiply force on an object we can classify as balanced and unbalanced force. देखो, balanced force are equal in magnitude and अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो, इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में मैग्नीट्यूड इसका इक्वल होता है और डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है, ठीक। इसमें जीरो नेट फोर्स क्या होता है, इसका जीरो होता है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है मोशन में। जब बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो इसका नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, और क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है और कोई भी चेंज नहीं आता है मोशन में, ठीक। समझ में आ रहा है? यस बैलेंस्ड फोर्स समझ में आया? बताओ क्या होता है बैलेंस फोर्स? मैम, मतलब जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। उसके ठीक। मोशन में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, तो नॉन अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट इन अ नॉन जीरो नेट फोर्स कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट और चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसका नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाता है आगे, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, या फिर उसका मोशन का जो स्टेट होता है उसके वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ यस रहा है तुमको? बारिश हो रही है क्या? अरे बहुत तेज बारिश हो रही। हाँ बताओ, ये समझ में आ रहा है? यस मैम। नो मैम। क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अनबैलेंस्ड बैलेंस फोर्स में उसका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है और बैलेंस्ड फोर्स में कोई मोशन नहीं होता है, ठीक है।
क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से इसका जो रिजल्टिंग फोर्स होता है वो जीरो होता है। देखो यहाँ बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी तीन आदमी है, यहाँ पे भी तीन आदमी है, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, इसका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा मोशन में, मतलब यहाँ मोशन नहीं होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स नॉन जीरो फोर्स होता है, मतलब ये इसमें स्टेट में कोई ना कोई जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, और स्टेट में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अगर वो मोशन में होता है अनबैलेंस्ड फोर्स में, और वो एक्सेलरेट कर जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझ में आया शानवी? Yes. बताओ, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स आर बैलेंस्ड? Zero. शानवी विल टेल। Zero. Zero, very good. An object will accelerate if the forces acting upon it are balanced or unbalanced, equal and opposite, Unbalanced. stationary. हाँ, Unbalanced. अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट, ये क्या है, क्यों होता है ऐसा? देखो, दिख रहा है? यस मैम। Yes. हम्म, अभी मैं डरी थी, वो आ गई थी ना। कुछ नहीं, कहीं कि अब कोई आया नहीं, बंद कर दे, हम क्या बंद कर दीजिए। फ्रिक्शन एज अ फोर्स, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन कब लगता है? मैम जब टू कौन से जब फोर्स में फ्रिक्शन लग रहा था? कांटेक्ट। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस द, कोई भी इमेज काम की नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, फ्रिक्शन इज अ ये कांटेक्ट फोर्स होता है ना, अभी पढ़ा ना कि कांटेक्ट फोर्स का ही टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। कोई भी चीज अगर रिलेशन में आ जाती है, जैसे सरफेस और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिलेशन में आ जा रहा था, तो उसको क्या कर रहा था, फोर्स अपोज कर रहा था। अपोज मतलब उसका विरोध करना, ठीक है, तो उसको अपोज कर रहा था। उससे क्या होता है कि अगर दो कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसमें फोर्स कम हो जाता है, फ्रिक्शन से रुक जाता है। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब अगर फोर्स सीधा चल रहा है ना, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके। अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बताने के लिए कि फोर्स ज्यादा अप्लाई हो और उसका रिजल्ट अच्छा है। देखो, जब हम साइकिल में धीरे से भी ब्रेक मारते हैं तो वो ब्रेक बहुत तेज लग जाती है, अगर वो ब्रेक सही होगी तो वो ब्रेक बहुत तेज लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फोर्स एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जो सरफेस है उस फोर्स को वो अपोज कर रही है, रोक रही है उसको, इस वजह से। ठीक है, तो वो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसका रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर, बता रहे हैं।
फोर्स हमने शानवी तुमको बताया था ना लास्ट क्लास में क्या होता है। बताओ मैम फोर्स क्या होता है। प्रेशर। हाँ सॉरी सॉरी, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हाँ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बताया था ना हमने, क्या होता है प्रेशर। बताओ। मैम फोर्स बताया था। एक्टिंग पर यूनिट एरिया ना। तुमको समझ में नहीं आया था प्रेशर का मतलब। मैम आया था पर भूल गई। जितना फोर्स एक पर यूनिट एरिया में एक्ट करता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट सरफेस में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। मैम प्रेशर इनटू एरिया। हम्म। प्रेशर प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर अपॉन एरिया। फोर्स का पूछ रहे हैं, फोर्स का एक्सलरेशन इनटू मास मास। इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। और प्रेशर का क्या क्या है फॉर्मूला। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स फोर्स अपॉन डिवाइडेड एरिया। बाय एरिया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है। पास्कल। पास। पास्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए। तीन। पीए। ठीक है, तो द सेम फोर्स प्रोड्यूस्ड, जो भी एक फोर्स प्रोड्यूस होगा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, वो डिपेंड करेगा अपने, जैसे अगर एक ही फोर्स है वो अलग अलग एरिया में प्रोड्यूस लगा तो वो उसका प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है, वो अपनी एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। Force is defined, pressure is defined as the force applied perpendicular to the surface of an object per unit area। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा है इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स अपॉन एरिया। हम्म। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स। अरे मेरा, it explains why a sharp knife cuts better than the blunt one, because force is concentrated over a smaller area। देखो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर शार्प नाइफ है तो उससे ज्यादा अच्छे से कोई चीज कट होगी, और अगर उसी की जगह ऐसा नाइफ है जिसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, शार्पनेस नहीं है, तो उससे कोई भी चीज अगर हम कट करेंगे तो वो चीज सही से कट नहीं होगी। क्यों। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। प्रेशर की वजह से हो रहा है कि वहां पे कितना फोर्स, जो चीज हम काट रहे हैं उस चीज में कितने एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक नाइफ है अगर तो वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अब अगर उसमें शार्पनेस ही नहीं होगी बिल्कुल तो वो कोई चीज कैसे काटेगा, उसका जो प्रेशर हम उस पे लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं उतने एरिया में वो लगेगा ही नहीं। जब कोई चीज काटते हैं तो परपेंडिकुलरी तो उस पे फोर्स लगता है ना। जिस जैसे अब ये एक स्लाइस है किसी चीज का, हम इसको ऐसे ही ऐसे तो काटेंगे तो परपेंडिकुलरी तो हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं ना, राइट। यस। जब कोई नाइफ शार्प ही नहीं होगा तो उस पे प्रेशर, जिस एरिया पे, अगर हम इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टेड ऑन पर यूनिट एरिया। इसी एक एरिया पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, अब हम लगा रहे हैं तो वो चीज कट ही नहीं होगी। इसीलिए शार्प नाइफ से चीजें ज्यादा बेटर तरीके से कटती हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो हम कोई चीज कट कर रहे हैं उसके पीछे भी फिजिक्स है, हर चीज के पीछे साइंस होती है। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। ठीक, समझ में आया। यस मैम। Yes, प्रेशर इन फ्लूइड, इसका मतलब बताओ आर्यन। थोड़ा हाँ तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। मैम, जो वाटर में जो प्रेशर लगता है, जैसे अगर हम हम्म। वाटर की ज्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जितना हाइट मतलब।
लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर्स। जो लिक्विड होते हैं, अब अगर हमने किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखा, देखो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, तो इसको छोटा कर दो अभी के लिए। ये सब नहीं देखना है, ये डेरिवेशन है, ये चीज नहीं देखनी रहती है, ये सिर्फ ये कंटेनर देखो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है तो वो अपना जो प्रेशर होगा वो किस पे एक्सर्ट करेगा, किस पे लगाएगा, इस कंटेनर की वॉल्स पे लगाएगा और या तो इसके बॉटम सरफेस पे लगाएगा, ठीक है। तो एक्सर्ट किस पे प्रेशर अप्लाई करता है, कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है और बॉटम सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता है। इसीलिए जो डैम्स की वॉल्स होती हैं वो ऊपर से, अच्छा, वो ऊपर से क्या होती हैं, पतली होती हैं और नीचे से चौड़ी होती हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके। और मैम कल साइंस का टेस्ट है ना? हाँ, मैम वही टाइमिंग रहेगी क्या? वही टाइमिंग रहेगी। हाँ, वही टाइमिंग। हाँ। ओके मैम। ओके। थैंक यू शानवी, थैंक यू आर्यन। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।